वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बेसिज कल्पना के सेकंड टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है बेसिज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत। अब यहाँ से भी क्या है कि जो क्वेश्चन आता है वो एक बड़ा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, या पुराने पेपर जब भी आप सोल्व करोगे तो 10 नंबर का आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। अब ये यहाँ पर क्या चीज़ है इसमें समझेंगे, कौन कौन से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं अपने बेसिज कल्पना के, उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो देखो आइए अपन इसमें देखते हैं कि भेषज कल्पना के आधारभूत सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो देखो अपन जिस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो मोहनलाल मीणा वाली जो बुक है, उसी को अपन रेफरेंस मान के अपन इसी से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि अपन नोट्स नहीं बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, आप आपके खुद ही नोट्स बनाइएगा। इस बुक से मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या क्या टॉपिक अपन लेंगे, एक फर्स्ट लेंगे परिभाषा और मान प्रकरण, फिर लेंगे अनुक्त और विशेषोक्तों को गण, औषध द्रव्य की विशेषता, और पंचविध कषाय कल्पना, द्रव्य द्रव्य में स्थित रस गुण वीर विपाक प्रभाव। अब ये सिद्धांत कहाँ पर भी पढ़ते हो आप, ये वाला जब आप डीजी पढ़ोगे वहां पर भी पढ़ोगे। अब संस्कार, संस्कार क्या है आपके चरक में भी आते हैं, है ना। विमान स्थान के फर्स्ट चैप्टर में ही संस्कारों का वर्णन है, और औषध योगों का नामकरण। अब इनके बारे में अपन पढ़ेंगे, जो कि कितने 10 नंबर के क्वेश्चन आएगा। बेसिस कल्पना के आधारभूत सिद्धांत लिखो, तो आपको ये जो 7 चीजें हैं वो आपको डिस्क्राइब करनी होती है। ठीक है, अब देखो अपन सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, चाहे कोटेशन याद हो, चाहे आपको हिंदी इसकी याद हो। अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, असंदिग्धार्थ, प्रकाशिका, परिभाषा प्रकट्यते दीपीभूता निश्चु निश्चिता। अब इसका मतलब क्या होता है, अव्यक्त अनुक्त, अव्यक्त हो है ना, जो व्यक्त नहीं हो, और अनुक्त हो जो कि क्या हो, बिना कहे हुए, यानी बिना कहे हुए इसका अर्थ नहीं है। मतलब अनुक्त मतलब ये है कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सके। एक तो अव्यक्त हो गया, दूसरा अनुक्त हो गया। लेशोक्त यानी लेश मात्र उत्पन्न हो, संक्षिप्त में बहुत ज्यादा, है ना, तो उसका ज्यादा नॉलेज नहीं हो, तो वो लेशोक्त हो गया। असंदिग्धार्थ यानी असंदिग्धार्थ जो संदिग्धार्थ हो ना, सॉरी असंदिग्धार्थ क्या, संदिग्धार्थ जो संदिग्ध हो, है ना, जिसके बारे में जानना हो। और प्रकाशिका, इनको प्रकाशित करने वाली जो होती है उसे क्या कहते हैं, परिभाषा कहते हैं। ठीक है, फिर दीपीभूता सुनिश्चिता, यानी जो दीपक, दीपक जो होता है, यानी कि जो दीपक की तरह ग्रंथ के सभी विषयों को प्रकाश करता है। जैसे दीपक पूरी तरह सभी तरफ अपने क्या करता है, प्रकाशित करता है, उसी प्रकार क्या होता है, परिभाषा और टर्मिनोलॉजी को क्या करती है, प्रकाशित करती है। तो ये आपको कोटेशन याद हो तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट कोटेशन लिख के ही काम एग्जाम में हो जाएगा। जैसे अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त, असंदिग्धार्थ, संदिग्धार्थ, प्रकाशिका, परिभाषा प्रकट्यते दीपीभूता सुनिश्चिता। ठीक है, तो ये कोटेशन आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप इसकी हिंदी भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये वाली। अब उसके बाद अपन बात करें जैसे कि क्या है, जैसे आपको मैं त्रिफला बोल दूं तो आपको इसकी परिभाषा जब बात करते हैं तो क्या होता है, तीन फल, यानी त्रिफला। तीन फल में कौन कौन से आते हैं, हरित की, विविध की और आमल की, तीन चीजें आती है। तो अब ये इसकी क्या हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, जो कि क्या पर पूरी तरह अपने को उसके बारे में बता रही है। ठीक है, तो देखो तीन फल, हरित की, विविध की, आमल की जो होती है, उनमें शांगदर क्या रेशो मानता है, 1:2:4, यानी हरित की 1, विविध की 2 और आमल की 4, ये रेशो होता है। लेकिन भाव प्रकाश क्या 1:1:1 मानता है। ठीक है, ये इसमें रेशो नहीं, इसको सुखाने के बाद सेम मानी जाती है, ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि सेम ही हो जाती है सूखने के बाद, इसलिए भाव प्रकाश ने 1:1:1 माना। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर दशमूल की बात करें तो उसमें दशमूल के कंटेंट आ जाते हैं, यानी 10 मूल लेनी है अपने को, कंटेंट अपने को पता है 10। ठीक है, लेनी उनकी क्या लेनी है, मूल लेनी है, इसलिए 10 मूल बोल दिया। ठीक है, अब आगे चलें अपन, तो देखो यहाँ पर मान आता है, सेकंड नंबर पे क्या आता है, मान। अब नियत इति मानम, ये इसकी निरुक्ति विरुक्ति अपन सारे किस में देखेंगे, मान प्रकरण में देखेंगे जब पढ़ेंगे। उसके बाद मान का ये कोटेशन ही आपको याद होना चाहिए। सांगदर ने क्या बोला, न मानेन विना युक्ति द्रवणाम जायते क्वचित, अतः प्रयोगायात मान मंत्रो जयते मया। यानी क्या बोलता है, मान के बिना, न मानेन बिना युक्ति, मान के बिना युक्ति भी सफल नहीं होती। जो युक्ति होती है ना, सर्वश्रेष्ठ मानी गई है युक्ति, लेकिन वो भी क्या है, बिना मान के सफल नहीं होती, शांगधर ऐसा कहता है। अतः प्रयोगायात, औषध द्रवों का प्रयोग भी मान के बिना निष्फल हो जाता है ना। अतः प्रयोगायात, मान मंत्रोच्चतया, किस पर डिपेंड होती है युक्ति, मान पर डिपेंड होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना और श्लोक याद कर लेना, जहां तक हो ये श्लोक आपको याद करना है, किसका है, शांगधर का है। ठीक है, जैसे कि सीतोपलादी है, अब इसमें कितने कंटेंट आते हैं, सीता, देखो इसके नाम में ही छुपा है, सीता, तुंगाशीरी, पिपली, एला और दालचीनी, ये कितने कंटेंट हो गए, 5 कंटेंट हो गए।
ठीक है। कितने लेने हैं शीतोपलादी चूर्ण में? तो ये मान है, 2 से 4 रत्ती की मात्रा में किया जाए तो उसका शरीर पर क्या होता है, यदृष्टा प्रभाव नहीं होता है, जो अपन चाह रहे हैं वो प्रभाव नहीं उत्पन्न होगा। ठीक है। उसी प्रकार यदि लक्ष्मी विलास रस और समीपनव रस का 1 ग्राम से अधिक मात्रा में यदि सेवन किया जाए तो शरीर पर क्या होगा, हानिकारक। देखो यहाँ पर 1 ग्राम से ज्यादा सेवन कर रहे हैं तो हानिकारक प्रभाव हो रहा, और यहाँ पर 2 से 4 रत्ती मात्रा में क्या हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा। तो इसीलिए क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अपन मान क्या है उसका अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो इस शीतोपलादी में ध्यान रखना कि 2 से 4 रत्ती में काम नहीं होता, थोड़ा डोज बढ़ा के देना पड़ता है। और यदि 1 ग्राम की मात्रा में आपने लक्ष्मी विलास रस और समीपनव रस दे दिया तो वो हानिकारक प्रभाव शो करेगा। ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ पर मान प्रकरण में ये एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि अपन ने परिभाषा में कौन सा एग्जाम्पल लिया था, त्रिफला वाला। ठीक है। पहले तो अपन मान को समझाएंगे, उसी प्रकार वहां पर क्या समझाया था, परिभाषा को समझाया था। ठीक है। उसके बाद आता है अनुक्त और विशेषोक्त। अनुक्त क्या होती है, जिसको दिया नहीं जाए, है ना। अनुक्त मतलब जो वैल्यू दिया नहीं जाए। अब ये शांगदर ने बहुत अच्छी तरह बताया यहाँ पर कि देखो क्या क्या चीज होती है। ये शांगदर का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जो कि पीजी और यूजी दोनों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, काले अनुक्ते प्रभाव, जब काल की बात करें, काल नहीं दी जाए तो क्या बोलोगे, मॉर्निंग में, प्रभाव में, है ना, प्रभात बोलते हैं। फिर शांग अंगे अनुक्ते जटा भवेत, यानी अंग बोल दे कि कौन सा पार्ट आपको कलेक्ट करना, वो नहीं शो हो, यानी वो बताया नहीं जाए, अनुक्त हो, तो क्या करोगे आप, जटा यानी उसकी मूल लोगे। भागे अनुक्ते तू साम्यम, जो भाग बोल दे कि भैया इतना भाग लेना है, यदि वो अनुक्त हो यानी वो बताया नहीं गया तो आपको कितना लेना है, साम्य यानी सम भाग लेना है। जैसे 5 चीजें अपन लेनी है तो सारी समान मात्रा में लेनी चाहिए। पात्रे अनुक्ते मृगमयम, अब ये क्या बोल रहा है कि पात्र, आपको पात्र नहीं बताया कि लोहे में बनाना है कि किस में बनाना है, तो आप कौन सा पात्र लोगे, मिट्टी का पात्र लोगे। द्रव्य अनुक्ते जल ग्राह्यम, यानी कि क्या हो गया, जल जो द्रव है वो नहीं बताया कौन सा जल लेना है, तो आप क्या लोगे, जल ग्रहण करना वहां से। तेले अनुक्ते तिल उद्भव, यानी तेल के बारे में नहीं बताया तो सर्वश्रेष्ठ तेल कौन सा अच्छा माना गया, तिल तेल लेना है आपको। एक औषधम योगो यत्मिनित्सम पुनरुच्यते मानतो द्विगुणम कार्यम तद द्रव्यम तद दर्शिता, यानी कि एक औषध को 2 बार लिखा गया तो कितनी मात्रा में लेना है आपको, द्विगुण मात्रा में लेना है। जैसा कि यहाँ पर बता रखा है कि जैसे कि वहां पर प्रत्येक औषधि संभाग में ये सारी बात कर चुके हैं, और अपन ने लिया था कि इसके औषध को 2 बार लिखी गई हो तो 2 गुनी मात्रा में ही लेना चाहिए। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। उसके बाद क्या है, चूर्ण स्नेह आसव, चूर्ण स्नेह और आसव और लेह के लिए जो चंदन है वो कौन सा, श्वेत चंदन लेना है। प्राय चंदन कौन सा है, श्वेत चंदन। और कषाय और लेप के लिए आपको लेना है, यानी क्वाथ और लेप बनाने के लिए तो कौन सा चंदन लेना है, रक्त चंदन लेना है। ये चीज आप ध्यान रखना। बस आपको ये पॉइंट चाहे हिंदी में लिख सकते हो कि काल नहीं दिया हो तो प्रभात में यानी मॉर्निंग के टाइम, अंग नहीं दिया हो तो जटा, इस तरह आप पॉइंट बना के भी आप इसको नोट डाउन आपके नोट्स में कर सकते हो। ठीक है, श्लोक याद हो जाएगा, कोई इजी है, जैसे काले अनुक्ते लगाना है बस बीच में। ठीक है, बाकी ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं विशेषोक्त, यानी विशेषोक्त क्या होता है, एक विशेष क्रम होता है ना, ये भी मान सकते हैं अपन, विशेष क्रम होता है। अब देखो जैसे पंचकोल की बात कर रहे थे, इसमें कोल क्या है, एक मात्रा को शो कर रहा है ना, कोल लेनी है तो क्या क्या लेना है, पिपली पिपला मूल चव चित्रक नागरे, ये क्या होता है, पंचकोल होता है। लेकिन आपको जब आप लिखोगे ना अनुक्त और विशेषक को, तो एक में ही नोट डाउन कर लेना, इसको लिखते ही आपका अनुक्त और विशेषक तो दोनों ही हो जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही बता रखा कहीं आचार्य तो। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। फिर औषधि द्रव्य की विशेषता के बारे में बात करें तो देखो, बहुता, आप जानते हो बहुगुणम, वो वाला श्लोक पढ़ा होगा ना आपने, द्रव्य औषध द्रव्य वाला, जब अष्टांग हृदय पढ़ी होगी तो वो भी लिख सकते हो, चाहे चरक का लिख सकते हो। ये द्रव्य के बारे में एक बहुता, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए, योग्य होनी चाहिए, अनेक विध, बहुत सारी कल्पनाएं बनाई जा सके, और संपन्न होनी चाहिए। किसको, किसमें संपन्न होनी चाहिए, वो रोग को सही करने में। तो यहाँ पर कितने गुण बता दिए, 1 2, और ये अनेकविध कल्पना वाला 3, और ये कौन सा हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर क्या आ गया, औषध के द्रव्य की विशेषता में क्या लिखोगे, ये 4 पॉइंट बना के लिख देना, बहुता, योग्यतम, अनेकविध कल्पना और संपचिति, ये 4 गुण जिसमें होते हैं वो औषध क्या होती हैं, श्रेष्ठ होती हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब ये एक पॉइंट आता है, देखो ये पीजी के व्यू से इम्पोर्टेंट है कि शांगदर जो था उसने एक्सपायर डेट जो पहले आयुर्वेदिक की कोई एक्सपायर डेट नहीं आती थी, लेकिन 2010 के बाद क्या आने लगी, एक्सपायर डेट। तो ये पहले 2010 से पहले भी जो शांगदर था उसने भी बता रखी है। तो सबसे पहले वर्णन कहाँ मिलता है एक्सपायर डेट का, जो पीरियड है एक्सपायर पीरियड, उसका शांगदर में मिलता है। ठीक है, शांगदर से ही था। फिर देखो अब अगली अपने देखते हैं, अगला रूल देखें अपन बेसिक प्रिंसिपल में, तो पंचविध कषाय कल्पना का वर्णन आता है दोस्तों। तो पंचविध कषाय कल्पना अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि पंचविध कषाय कल्पना स्वरस
कल्क, श्रत, शीत और फांट, ये 5 चीजें होती। अब इसको तेषाम यथा पूर्वम बलाधिक्यम, मतलब इधर से इधर जाएंगे पीछे की तरफ, तो क्या होगा, बल कम होगा। यानी सबसे गुरु क्या हो गया, सरस हो गया, फिर कल्क हो गया, फिर श्रत हो गया, फिर शीत हो गया, फिर फांड हो गया। ये इतना सदा। फिर क्या बोल रहा, व्याधि आतुर बल अपेक्षणी, 2 चीजें, व्याधि आतुर बल अपेक्षणी। ठीक है, व्याधि हो गई डिजीज, और आतुर यानी जो बीमार है, उनका दोनों को बल की अपेक्षा करके क्या करना चाहिए, अपने को इनका सेवन करवाना चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर आती है द्रव्य में स्थित रस गुण वीर विपाक और प्रभाव। ये किसके अकॉर्डिंग, पंच पंचक बोलते हैं अपन इनको, है ना, रस पंचक भी बोल सकते हैं। पंच पंचक नहीं है, रस पंचक है, सॉरी, ये काट देना, रस पंचक बोलते हैं। रस, गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव। क्या है यहाँ पर, रस के बारे में बात करते हैं अपन, तो आपने सुना होगा, द्रव्य रसो गुणो वीर्य विपाक नाम शक्तिरेव च पदार्थो पंचतिष्ठन्ति स्वयं स्वयं कुर्वन्ति कर्म च। ये डीजी में भी आप पढ़ते हो श्लोक। फिर आप बोलते हो तत्रादा मारुतन धनंति त्रय स्थित्या कपम कषाय तिक्त मधुरा पित्तमन्यंतु कुर्वन्ते। यानी ऊपर वाले 3 रस क्या करेंगे, वात को कम करेंगे, नीचे वाले 3 रस क्या करेंगे, कफ को कम करेंगे, है ना। और ऊपर से मधुर और नीचे से 2 कषाय और तिक्त रस क्या करते हैं, पित्त को कम करते हैं। तो ये आप जानते हो रसों के गुण कैसे काम करते हैं। अब ये इसमें ज़्यादा नहीं, बस ये 2 श्लोक से आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। बस ये 2 श्लोक आपको याद रखने हैं, ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। ठीक है, ये चीज़ें कुछ नहीं पढ़नी है। उसके बाद आ जाओ डायरेक्ट आप संस्कार में। तो संस्कार किसको बोलते हैं, गुणांतर धारम उच्यते, ये ध्यान रखना। फिर ये वाला श्लोक आपको पूरा ही रटना है, चाहे यहाँ पर रटो चाहे चरक में पढ़ लेना। विमान स्थान जब पढ़ोगे तो आप अभी याद करोगे तो आप सब जगह काम हो। देखो सबसे पहले तो करण की डेफिनेशन बताता है। करण की क्या है, पुनः स्वाभाविक नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। जो द्रव्यों में अभिसंस्कार किया जाता है स्वभाव में, वो करण कहलाता है। फिर संस्कार किसे कहते हैं, तो संस्कार के लिए बोलता है कि संस्कारो ही नाम गुणांतर धारम उच्यते। फिर क्या क्या संस्कार किए जाते हैं, तो 10 प्रकार के यहाँ पर संस्कारों का वर्णन है कि तोय, अग्नि, सन्निकर्ष। जल और अग्नि से कर सकते हैं अपन शौचम, यानी साफ कर लो। मंथन, देश काल, वासना, भावना आदि भी, काल प्रकर्ष, भाजना आदि भी। ठीक है, तो ये विमान स्थान में बता रखे 10 प्रकार के, तो आप वहां से ही चरक के विमान स्थान से पढ़ना इनको, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें ज्यादा समझ में नहीं आती है। 10 प्रकार के बता रखे बस। जैसे कि अग्नि से कर सकते हो, जल में साफ करके आप इसमें प्रियोरिटी ला सकते हो या संस्कार में परिवर्तन कर सकते हो। फिर सोच यानी साफ करके उसको, मंथन यानी मथ के, जैसे दही वगैरह को मनते। देश काल है ना, एक देश में उत्पन्न हुआ दूसरे देश में ले आए, काल में आप कर सकते हो, है ना। फिर आता है वासना, फिर भावना आदि भी। वासना मतलब उसको फ्रेगमेंट करना यानी खुशबू के द्वारा। भावना देनी, आप रस शास्त्र में कितनी भावना दोगे अब आप जान जाओगे, देखना, है ना, हर एक द्रव्य के भावना द्रव्य आएंगे, तो वो भावना वाला। काल प्रकर्ष यानी कि काल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और भाजना आदि भी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, भाजना मतलब कि यहाँ पर कौन सा पात्र लेना है, तो ये सारे इसमें बता रखे। आप एक एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यदि अपन बात करते हैं, ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद यदि अपन बात करें लास्ट टॉपिक के बारे में, औषध योगों के नामकरण। अब देखो कैसे नामकरण किए गए थे पुराने समय में, द्रव्य के अकॉर्डिंग। जैसे पुनर्नवा ले रहे तो उसके नाम के अकॉर्डिंग बना लिया पुनर्नवा आदि मंडूर। चित्रक ले रहे थे तो उसके अनुसार चित्रक आदि वटी बना दी। ठीक है, तो ये द्रव्य के अनुसार हो गया। फिर आकृति के अनुसार देखो, कजली बनती है, फिर रस परपटी, तो कजली याद रह जाएगी। कजली बनाते हैं ना अपन, कजली काजल के शेप की, तो इसलिए उसको आकृति के अनुसार कजली एग्जाम्पल लिख लेना। फिर काल के अनुसार बात करें, पुष्यानक चूर्ण हो जाएगा। फिर मात्रा के अनुसार बोले तो शीर, षटपल, घृत, ये क्या हो गया, मात्रा के अनुसार हो गया। रोग के अनुसार बात करें तो कुष्ठारी रस, है ना। फिर निर्माता के अनुसार बात करें तो लवण भास्कर रस, नागार्जुन, है ना, ये इसने बनाया था। फिर प्रथम सेवनकर्ता के अनुसार तो च्यवनप्राश, च्यवन ऋषि ने सेवन किया था इसलिए च्यवनप्राश दे दिया। ठीक है, मान के अनुसार कंस हरित की, है ना, कंस के हरित की हो जाएगा। फिर बात करते हैं, देखो यहाँ पर चंद्र प्रभावटी आ जाती है, गुण और प्रभाव के अनुसार बात करें। ठीक है, आविष्कार के हिसाब से बात करें तो ब्रह्मा जी ने बनाया था इसलिए ब्रह्म रसायन, कांकायन ऋषि ने बनाया इसलिए कांकायन वटी। तो 2-4 इसमें से याद रख लेना। तो ये आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं कि हाँ यहाँ पर ये पॉइंट डाला। तो देखो अब अपन सबसे शुरू से एक बार रिवाइज करते हैं इसको कि क्या क्या अपन ने नोट डाउन किया था या क्या क्या देखा था अपन ने। देखो यहाँ पर सिद्धांत देखे थे, सबसे पहले परिभाषा देखी, फिर मान देखा था, फिर अनोक्त तो विशेषक तो साथ में देखा था, फिर औषध द्रव्य की विशेषता देखी, पंचविध कषाय कल्पना देखी, द्रव्य में स्थित रस गुण वीर विपाक प्रभाव देखे थे अपन ने, और संस्कार देखा था। फिर औषध योगों के नामकरण कैसे किए जाते हैं वो अपन ने देखा। तो सबसे पहले अव्यक्त तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद यदि अपन चले मान में, ये वाली कोटेशन याद रखना है। यदि ये भी याद नहीं रखो तो आप इसकी हिंदी तो जरूर याद रखना। ठीक है, अनुक्त और विशेषक तो में कुछ नहीं है, यहाँ पर
ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी थी एक बार, ये चीज़ ध्यान रखना। और उसके बाद आपको औषधि द्रव की विशेषता में वो 4 जो गुण आपने चाहे अष्टांग के लिख लो, चाहे चरक के लिख याद रख लेना, ठीक है? फिर पंचविध कषाय कल्पना आपको सुनाई दी, है ना? द्रव्य में रस, गुण, वीर, विपाक सारी चीज़ें होती, तो वो आप हिंदी में भी आपके डीजी में जो आपने पढ़ा वो यहाँ लिख सकते हो। तो बस सिर्फ इतना सा आता है कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पॉइंट बनाने। संस्कार का ये डायरेक्ट कोटेशन लिख देना ये वाला, जो मैंने आपको बताया 10 प्रकार के संस्कार, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ हो जाती है। ठीक। और उसके बाद डायरेक्ट वो निर्माणकर्ता वाला आता है, तो वो अपन ने बात कर ली थी कैसे कैसे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट होता है दोस्तों। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।